हेलो नमस्ते, वर्षा गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और हमने जो लास्ट ब्रिज फॉर्मेशन देखी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में, उसमें आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने की बारी है। उसमें जो चार स्टेप्स हैं इनके बारे में जानना है और उनको देखना है कि कैसे, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले होता क्या है, सिग्नल्स ट्रांसफर्स होते हैं। पहले सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन से सिग्नल आता है मोटर यूनिट के पास। तो कैसे क्या रिलीज़ होता है ब्रेन से, न्यूरल सिग्नल्स कौन किस फॉर्म में आते हैं, उस केमिकल का नाम जानना है, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि कहाँ जनरेट होता है, और जो कैल्शियम आयंस हैं उनका क्या रोल है, सार्कोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, स्टेप नंबर 1। ओके, तो इसमें देखो कि द न्यूरल सिग्नल्स एंड कैल्शियम रिलीज, कि कैसे तो न्यूरॉन्स सिग्नल भेजता है और कैसे फिर ये किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मा के अंदर कैल्शियम रिलीज आउट होता है। तो न्यूरल सिग्नल्स रीचेज द जंक्शन, एक जंक्शन पे पहुंचता है न्यूरल सिग्नल और वहाँ पे रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, जो कि क्या है, एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन, ये नाम याद रखना। एंड वहीं से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा के अंदर, किसके अंदर, सार्कोलेमा के अंदर। और आगे फिर वो स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर, और क्योंकि मसल के अंदर, मसल किससे मिलकर बना है, बहुत सारी मसल फाइबर से, तो उन फाइबर्स के थ्रू स्प्रेड यानी कि बिखरा दिया जाता है, फैला दिया जाता है, एंड कॉजेज, और वही कारण बनता है ताकि किससे क्या हो, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको आगे फर्दर ऐसे फाइबर्स में स्प्रेड कर दिया जाएगा, तो उसी से ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो देखो न्यूरल सिग्नल में हम सबसे पहले बात करते हैं, तो आया सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट सार्कोलेमा के अंदर, और सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं 1 by 1। ओके, और जैसे ही कैल्शियम आयन जब रिलीज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा भी होगी। तो इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ, ये इंक्रीज होना अच्छा है किसके लिए, ताकि बाइंडिंग हो पाए कैल्शियम आयन की एक सब यूनिट है जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जो हमने पढ़ ली थी, उसी के बारे में बात है कि ट्रोपोनिन जो यूनिट है उसके साथ क्या होनी होती है, उसकी बाइंडिंग होनी होती है, अगर जितने ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम आयन लेवल जो है बढ़ता रहेगा। ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट कौन सा फिलामेंट है, लाइट फिलामेंट, हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। तो बार बार हम जो हमारे कीवर्ड्स आएंगे इनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें चैप्टर पूरा भी करना है। तो लेकिन एक्टिन क्या है, एक्टिन लाइट है, कैसा है, क्यों है, कैसे इसमें लाइट एंड डार्क बैंड आते हैं, वो सब पूरा मैकेनिज्म हम इससे पहले जान चुके हैं। तो बार बार रिपीट बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वरना तो हम एक ही टॉपिक पे यहीं कहीं फंसे रह जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। नहीं आ रहा समझ में ये वीडियो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो उससे प्रीवियस और उससे भी प्रीवियस मीन्स चैप्टर की शुरुआत से ही चीज़ें देखिए, एक एक स्टेप क्लियर होता है। बस यहाँ पे तो हमें मैकेनिज्म को दिशा देनी है एक, ठीक है। तो किसका मतलब, कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड हो रहा है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो रहा है, उसके एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट किसके बारे में बात हो रही है, मसल के एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि मसल के दो फिलामेंट थे, एक एक्टिन है एक मायोसिन है, हम जानते हैं, ठीक है। तो एक्टिन वाले पार्ट पे नाउ मूव टू दी जो बाइंडिंग है, दिस बाइंडिंग रिमूव्स द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, ऑब्वियस है। यानी कि जो मैकेनिज्म था ना एक्टिन के साथ मायोसिन की बाइंडिंग का, तो जो ट्रोपोनिन उस पर एक्टिन साइट पे मास्क करके रखता है एक्टिव साइट को, किसकी, एक्टिन की एक्टिव साइट को जो मास्क करके रखता है, ये बाइंडिंग जो है, अब ये ट्रोपोनिन के साथ जो कैल्शियम मिल जाएगा उससे क्या हो जाएगा, जो मास्किंग है, जो उसने उसको कवर दे रखा है, उसकी जो कवरिंग कर रखी है ट्रोपोनिन ने, उसको रिमूव कराने में हेल्प करेगा। ये वही मैकेनिज्म है जो हमने एक्टिन मायोसिन के टाइम पे भी पढ़ा है, उसी को ही बताया गया है एक फ्लो के अंदर, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होने में इसका रोल प्ले होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, जिसमें क्या है, जिसमें होगी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड स्लाइडिंग, जो हमने इससे पहले पढ़ी ली थी, ठीक है। क्रॉस ब्रिज और स्लाइडिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बना के डायग्राम के थ्रू दिखाया और समझाया भी था कि इसमें स्लाइडिंग कैसे होती है। ओके, तो पढ़ते हैं उसकी, बस यहाँ पे क्या है, जो लैंग्वेज वो बताई गई है, उस पर जो जितनी भी हम यहाँ पे एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो उसी बात को डिकोड करेगी जो हम पहले भी वहाँ कर चुके हैं। लेकिन एक फ्लो, स्टेप्स कर रहे हैं हम, तो फ्लो बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस से होके क्या हो रहा था, एटीपी हाइड्रोलाइज होके क्या हो रहा था, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी क्या हो रही, रिलीज हो रही थी। तो ऐसे में एटीपी से हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। एंड द मायोसिन हेड, अब जो मायोसिन का एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, तो अब जो मायोसिन का हेड है नाउ बाइंड्स टू दी एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, क्योंकि इससे पहले कैल्शियम लेवल बढ़ के एक्टिन पे जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट था उसको मास्क कर रहा था, उसको एक तरह से
पूरा को पूरा दबा के बैठा था, उसको पूरा हाइड करके बैठा था, वो हट चुका है उस कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से। तो अब क्या होगा कि एटीपी जो यहाँ से हाइड्रोलिसिस से आएगी और यूटिलाइज कर ली जाएगी, ताकि मायोसिन का हेड किससे जाके बाइंड हो जाए, एक्टिन से बाइंड हो जाए उसकी एक्टिव साइट पे। और यहीं पे एक आपस में क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉसिंग करके ब्रिज बना रहे हैं, दैट इज क्रॉस ब्रिज। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ठीक है, अब ये बैंड्स क्या हैं, अब यहाँ पे सारा बताने समझाने तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा। तो ये सब ए बैंड कहाँ आते हैं, जेड लाइन कहाँ है, ये सब हम कर चुके हैं। आई बैंड कहाँ आते हैं, ठीक है। तो ए बैंड है बीच वाला पोर्शन, बीच वाले पोर्शन में हम जानते हैं कौन सा है, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो वहाँ की बात हो रही है कि दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड एंड देन जेड लाइन। अब ये जेड लाइन कौन सी है, ये बाहर वाली इधर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन पे, आई बैंड पे प्रेजेंट है वो। तो जेड लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड, और ये भी कहाँ की तरफ धकेली जाएंगी, अंदर की तरफ। और इससे क्या हो जाएगा, अब जो मसल्स की है, जो मतलब जो सब कुछ ही देखो ऐसे हो जा रहा है सब कुछ ही, इसको ये भी इनवर्ड आ रहा है, ये भी इनवर्ड आ रहा है, और ये जो अंदर का है ये पोर्शन भी एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहा है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी क्या नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही आपस में, मतलब कि छोटी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो दिस कॉजेज आर शॉर्टनिंग। तो इसी से क्या आ रहा है कि शॉर्टनिंग हो रही है सार्कोमियर, क्योंकि सार्कोमियर के अंदर सब कुछ हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इधर ही तो हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि डार्क पोर्शन क्या है, मायोसिन, ये लाइट पोर्शन क्या है, एक्टिन। तो यही, और जेड लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, और जेड लाइन में क्या कर रही है, एक्टिन्स के फिलामेंटन को भी जिगजैग लाइन से क्या है, बांधने का, जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और एच जोन होता है मायोसिन अंदर की तरफ, ए बैंड भी कहाँ होता है, मायोसिन पे प्रेजेंट होता है, और आई बैंड कहाँ होते हैं, ये होते हैं एक्टिन पे, ठीक है। अभी ये पोजीशन इनकी रिलैक्सड है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये साइज से ये साइज आ गया है। इट मीन्स देखो सारी चीज़ें क्या हो रही है, ऐसे एक दूसरे की तरफ, ये ऐसे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये हो गया मैकेनिज्म किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। अब है थर्ड स्टेप इसका, इसमें आता है गोल्डन रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये गोल्डन रूल, देखते हैं भाई। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप, जो हमने ऊपर पहले 2 स्टेप देखे, इनसे ये बात तो क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गई है कि जैसे ही शॉर्टनिंग होगी मसल्स की, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, उस दौरान क्या होगा, आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड। तो आई बैंड तो क्या कर जाएंगे, आई बैंड कौन से हैं, ऑब्वियस है जो एक्टिन पे प्रेजेंट है, वो तो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। जबकि जो ए बैंड मीन्स ये वाला बैंड जो है वो जो मायोसिन पे प्रेजेंट है, उसकी लेंथ रिटेन रहेगी, वो जो की तो ऐसी ही रहेगी। तो ये है गोल्डन रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना है कि आई बैंड रिड्यूस करेंगे, लेकिन ए बैंड जो है जैसे थी लेंथ में वैसे ही रहेंगे। तो इसको याद रखना, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, ये देख लो मैक्सिमली कैसे कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, पोर्शन कितना खींच सकता है, ठीक है। और ये 2 सार्कोमियर के बीच में बताई गई है, इनकी डिस्टेंस है। ओके, आगे चलते हैं कि मायोसिन, अब मायोसिन के बारे में बात लिखी है कि मायोसिन रिलीजिंग, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ कि मायोसिन ने एडीपी बनाया एटीपी से, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बना लिया। अब ये जो इन्होंने रिलीज़ किया वो जो वहाँ पे हुआ था, अब मायोसिन में क्या हुआ था, मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। अब जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ था कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो एनर्जी चाहिए थी, तो ऐसे फॉर्म में आ गया, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया। जैसे रिलैक्स स्टेट आएगी तो ये चीज़ वापस से चली जाएगी बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, और एक न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। और फिर एक नया एटीपी, क्योंकि इससे ही क्या हो जाएगा, फिर एटीपी बन रहा है, और नया एटीपी बन गया तो इट मीन्स वो जो क्रॉस ब्रिज बना था दैट इज ब्रोकन। ओके, तो देखो अब क्रॉस ब्रिज बनेगा कब, जब एटीपी एडीपी और पीआई में टूट जाएगा। लेकिन अगर एडीपी और पीआई वापस से एटीपी में बन जाएंगे, नया एटीपी बना देंगे, तो वो ब्रिजिंग टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी वहीं की वहीं। एंड द एटीपी इज अगेन, वो जो एटीपी है ना अगेन हाइड्रोलाइज्ड, वो फिर से हाइड्रोलाइज्ड होगा, किससे, वही मायोसिन हेड से। और प्लस जो साइकिल है ये क्रॉस ब्रिजिंग वाली, ये बार बार ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड क्लोजिंग फॉर द स्लाइडिंग, और जैसे ही ब्रेकेज होगी उसी से दोबारा फिर क्या होगी, अगली स्लाइडिंग होगी। तो स्लाइडिंग होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी, स्लाइडिंग होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी, एटीपी एडीपी में और पीआई में चेंज होते जाएंगे, ये मूवमेंट प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू दी मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म स्टेप नंबर 4, जिसमें अब आएगी बात। यहाँ तक तो हमने कॉन्ट्रैक्शन कर ली। अब इतना कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद, कोई एक्टिविटी होने के बाद कोई भी मसल रिलैक्स भी तो करेगी,
क्योंकि उसमें फटीग आ जाएगी, थकावट आ जाएगी ज़्यादा करेंगे तो अगर, ठीक है। तो रिलैक्सेशन एंड फटीग के बारे में बात हो रही है। तो द प्रोसेस कंटिन्यू स्टिल, अब ये प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस, वो इसके बारे में बात हो रही है कि चलता रहेगा जब तक कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने, जब तक वापस नहीं चले जाते हैं कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने के पास। कौन? कैल्शियम आयंस, क्योंकि यही तो काम कर रहे हैं आगे। कैल्शियम आयंस क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इसी से एटीपी से एडीपी और पीआई बन रहा है। यही क्या कर रहा है, और यही मायोसिन के हेड को एक्टिन पे, उसकी एक्टिव साइड पे बाइंड होने का रोल प्ले करेगी, क्योंकि कैल्शियम आयन ज़्यादा होने की वजह से ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट रहा है वहाँ पे। जो ट्रोपोनिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को क्या कर रहा था, मास्क कर रहा था, उसको घेरे हुए था, वो इसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से हट रहा था। तो स्लाइडिंग हो रही थी, तो कॉन्ट्रैक्शन बन रही थी। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कैल्शियम आयन वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने के पास नहीं चला जाता। इससे क्या होगा, रिजल्ट्स इन दी मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जैसे ये वापस जाएगा अपने प्लाज्मिक साइड सिस्टर्ने के पास, तो एक्टिन पे ट्रोपोनिन वापस से मास्क कर लेगा, ठीक है जी। एंड कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। और उससे क्या होगा, जो जेड लाइन में जो मतलब आई बैंड जो खिंचे थे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो उनमें चेंजेस आया था लेंथ में, सॉरी खिंचे नहीं, रिड्यूस हुए थे, तो वापस से वो अपनी क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे ओरिजिनल पोजीशन को। तो जेड लाइन वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी, और वो पोजीशन कहलाएगी रिलैक्सेशन। जब जेड लाइन रिटर्न टू इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। ये भी याद रखना है, ठीक है। और फटीग कब होती है, जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाए। क्या जमे, लैक्टिक एसिड जम जाए। जैसे स्कूल में कई बार आप लोगों ने फेस किया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फेस किया होगा कि उनके टीचर्स क्या करते हैं, कई बार शोर करने की वजह से, नंबर कम आने की वजह से, टेस्ट की प्रिपरेशन ना होने की वजह से, एंड सो कॉल्ड रीजंस की वजह से क्या करते थे, बच्चों के हाथ ऊपर खड़े करा देते थे। पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, जो हमारे टाइम की, अब तो शायद ना भी हो ये वाली पनिशमेंट। तो अगर बहुत देर तक हाथ ऊपर खड़े रखते थे ना, तो अंडर आर्म्स के इधर ना एकदम एक बहुत ज़्यादा जोर पड़ता था। ऐसा लगता था कि बस टीचर कब ये बोले कि हाथ नीचे कर लो और रिलैक्स करें हम, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारी मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा था एक वर्किंग करने की वजह से, क्योंकि मसल वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब हमारी थकान ले रही थी मसल, क्योंकि लैक्टिक एसिड का वहाँ जमाव हो रहा था, तो फटीग हो रही थी, मीन्स थकान ले रही थी हमारी मसल्स, ठीक है। तो उसी को देख लेते हैं मसल फटीग के बारे में अब, कि द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स वेरी चेंज होता रहता है इन डिफरेंट मसल्स। तो जो हमारे रिएक्शन टाइम है मसल्स फाइबर का, वो चेंज होता रहता है, अलग अलग मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, रिपीटेड एक्टिविटीज़। आगे ना वही बात, काफ़ी देर तक अगर हाथ हमने खड़े करके रखे हैं तो रिपीट हो रहा है, मतलब हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि ऊपर हाथ खड़े करके वापस नीचे कर लिया, नहीं। या फिर जैसे पीटी कराते हैं तो एक बार हाथों को सामने, फिर ऊपर, फिर साइड में, ऐसे इस मूवमेंट को लगातार करते रहें, तो क्या होगा, हमारी मसल फटीग हो जाएगी। तो यही रिपीटेटिव एक्टिविटी हो रही है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है, ओके। तो उसी से क्या होगा कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये मैंने आप लोगों को बताया, यही हमारी लाइन में लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी की लाइन में। एंड ड्यू टू एन एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन दैम, और लैक्टिक एसिड के जमा होने के साथ साथ वहाँ पे ब्रेक डाउन भी होता है, किसका, ग्लाइकोजन का। और किस फॉर्म में, विदाउट ऑक्सीजन, एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन दैम कॉजिंग फटीग। उसी से ही क्या बनती है, थकान बनती है मसल्स को, ठीक है। तो ये सब था रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक फटीग, इसके मैकेनिज्म के बारे में जो हमने जान लिया और कर लिया। अब बात करते हैं, अब मसल फाइबर जिनकी बात हो रही थी, जिनके अंदर ये सब हो रहा था। तो जो मसल फाइबर्स होते हैं बहुत सारे, ये भी, इनके भी टाइप्स हैं, ये दो टाइप में डिवाइडेड हैं, दैट इज रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर्स, ओके। बस एक बात याद रखना, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर है, इसी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। और हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड जो रेड है, एक सेकेंड, हमारा जो ब्लड है दैट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम ग्रुप, यानी कि हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड अ बॉन्ड बिटवीन हीम ग्रुप एंड द ऑक्सीजन, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम ग्रुप एंड द 4 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीम ग्रुप जो है कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4। तो ये, तो किस वजह से रेड कलर है, हीम ग्रुप की वजह से है, क्योंकि इसका काम क्या है, ऑक्सीजन, मीन्स एरोबिक प्रोसेस में काम है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है, इसलिए रेड है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी याद रखना है कि जो रेड मसल फाइबर है वो एरोबिक में याद रखना है, और वाइट मसल को
एन एरोबिक में याद रखना है, ठीक है। कैसे, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस करने के लिए बताया। आगे बढ़ते हैं कैसे। देखो जी, दोनों को डिफरेंस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने, ताकि इजी रहे याद करना दोनों मसल फाइबर को, कंपैरिजन भी आए तो पता रहे हम सारे पॉइंट्स एक ही जगह हैं। तो रेड मसल फाइबर क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट। जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो मायो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, मसल से। तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट है हाई अमाउंट में रेड में, जबकि इसका मतलब यही क्या होगा, ये मायोग्लोबिन ही वाइट के अंदर लो अमाउंट में होगा, इसी वजह से इसका कोई कलर नहीं है, वाइट कलर में है। यहाँ पे ऑक्सी मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सी मीन्स वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यहाँ पे, एरोबिक इसीलिए इसको बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे मायोग्लोबिन जो प्रेजेंट ही नहीं है किसी भी फ्री फॉर्म के अंदर। और आगे यहाँ पे ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं, जबकि यहाँ पे कम ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर रेड मसल फाइबर का छोटा है और वाइट मसल फाइबर का डायमीटर बड़ा है। बस ये थोड़ा याद रखना कि रेड ब्लड सेल की जो हमने अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन यहाँ पे ये डायमीटर छोटा रहेगा इसका, जबकि वाइट का बड़ा रहेगा। एंड रेड मसल फाइबर आर थिन, पतली होती है, और डार्क इन कलर। डार्क कलर तो आप जानते ही हो, इस मायोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीग्लोबिन की वजह से रेड कलर डार्क है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे थिक होंगी और लाइट इन कलर होंगी। और यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो इट मीन्स रेड मसल फाइबर आर दी क्या है, एटीपी जनरेटर्स, ठीक है। एटीपी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता होगा। और यहाँ पे कम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है वाइट मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज, बट अप टू। एंड रेड मसल फाइबर आर कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, आराम से धीरे धीरे, जबकि वाइट मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट वेरी फास्ट। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट सेकेंड कंपैरिजन कि रेड मसल फाइबर कैरी आउट एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज। एंड वाइट मसल फाइबर कैरी एनारोबिक कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे इनको थकान महसूस होती ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रहती है, तो डो नॉट गेट फटीग्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाइट मसल फाइबर के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है, और उसी की वजह से थकान होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में देख लो, रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली, ये रेड मसल फाइबर है और ये वाइट मसल फाइबर है। ओके, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ कुछ एक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलें, अब पढ़ेंगे हम, इतना कुछ मसल स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ लिया है, अब बात करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, तो अब स्टार्ट होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम वाला टॉपिक। इतना ज़्यादा स्केलेटन मसल्स के बारे में जान लिया है, तो अब अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें ये सिस्टम जो है बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। पढ़ते हैं वो लाइन बाय लाइन सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। अब हड्डियाँ तो होगी थोड़ा जो मजबूत पोर्शन हो गया वो, और कार्टिलेजेस होते हैं सॉफ्ट। अब कोई भी दो हार्ड चीज़ें हैं, उनके बीच में अगर सॉफ्ट कुशन होगा तो दोनों हार्ड चीज़ की मूवमेंट में हेल्प हो पाएगी। इसीलिए बोन्स के साथ साथ ही क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, वही कहलाता है स्केलेटल सिस्टम। और इस सिस्टम का एक सिग्निफिकेंट रोल है, ऑब्वियस हम जानते हैं, हमारी बॉडी ताकि मूवमेंट शो कर पाए, इसी वजह से सिस्टम है। और ह्यूमन बींग्स में ये सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम स्केलेटन है, जो पूरा ढांचा है, आदमी के हड्डियों का ढांचा है, उसमें 206 बोन्स होती हैं, और कुछ एक क्या होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं। अब ये होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर इतनी सारी हड्डियाँ, ठीक है। अगर जब बेबी पैदा होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसके अंदर कितनी होती हैं बोन्स, 300 के आसपास। जो कि जैसे जैसे बड़ा होता है बेबी, बड़ा होकर अडल्ट फॉर्म में आता है, वैसे वैसे बहुत सारी हड्डियाँ क्या होती है, फ्यूज़ कर जाती हैं एक दूसरे से, मतलब मिल के एक दूसरी बड़ी बच्चों हड्डी का रूप ले लेती हैं। तो उससे वो बाद में कितने में कन्वर्ट हो जाती हैं, 206 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो स्केलेटन सिस्टम है दैट इज़ ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, अपने अपने चैप्टर में जैसे हम आगे गहराई में बढ़ेंगे पता लगेगा एक्सियल के बारे में और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो आगे बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो क्या है,
बोन और कार्टिलेज। बोन जो है एक हार्ड मैट्रिक्स को बोलते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो कार्टिलेज है वो प्लीएबल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, ओके। और इसमें है कैल्शियम, दोनों में सी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन याद रखना है कार्टिलेज में क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, और कैल्शियम सॉल्ट किसमें है, बोन्स में, ओके। आगे चलें तो अब बात करते हैं उसी की कि एक एक्सियल सिस्टम है हमारा और एक अपेंडिकुलर है। जो एक्सियल है उसमें 80 बोन्स हैं, ठीक है। स्कल हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टिब्राज कॉलम जितने भी हैं हम इसी में पढ़ेंगे। स्टर्नम जो फेफड़े की हड्डी हैं, रिब्स हैं, वो हम इसी में पढ़ेंगे। फिर आती है बात अपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारे हाथ पैरों के मीन्स हमारे लिम्स के बारे में बात हो जाती है, उस स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 206 हड्डी में से जो रेस्ट ऑफ हैं वो सब अपेंडिकुलर में है, और 80 बोन्स कहाँ आती है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कि एक्सियल कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो देखो तो एक्सियल की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी का मेन एक्सिस मीन्स पहले स्कल होता है, स्कल के बाद क्योंकि मेन पार्ट तो ऊपर से शुरू होता है ना, तो वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है मेन एक्सिस का। एंड स्कल वर्टिबल कॉलम मतलब कि एक तो पहले हड्डी, ये मतलब तो पहले एक तो मुंडी एक हड्डी होती है, देन उसके बाद जो एक केज है हमारे कंप्लीट, जो रिब्स की केज है जिसमें हमारे फेफड़े आते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया, तो मेन पार्ट है। और ठीक है, और उसके बाद स्टर्नम, ये वो बोन है जो रिब्स हैं, हड्डियाँ हैं किसकी, लंग्स की, उनको एक जोड़ने का जो काम करती है वो स्टर्नम और रिब्स, बस मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन, ये स्कल वाला पोर्शन, और ये नीचे लंग्स वाला पोर्शन जिसमें रिब्स आती हैं और स्टर्नम बोन आती है, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम जो होता है उसके बारे में जो बात आती है, तो मेन एक्सिस है उसी वही कहाँ आता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आता है। अब बात करते हैं एक एक पार्ट के बारे में। अब जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट ये स्कल वाला पोर्शन, ये स्कल वाला मीन्स हमारी जो खोपड़ी होती है ऊपर वाली, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो खोपड़ी है खाली सिर्फ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर, इस स्कल के अंदर ही 22 टाइप ऑफ टोटल बोन्स प्रेजेंट हैं। कितनी, 22 हड्डियाँ प्रेजेंट हैं हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर, और वो सब के सब 2 सेट ऑफ बोन से मिलकर बनी है। जो 22 हैं ये भी फर्दर 2 टाइप के बोन से, कैसे, एक क्रेनियल एक फेशियल, मतलब एक तो फेशियल जो मुंह की हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि हमारा माथा है, हमारी नाक में, हमारी आंखों के पास, हमारी मैंडिबल बोन मीन्स हमारे जबड़े की हड्डी, तो एक तो इस पोर्शन को कवर करने की बात करती है, इस पोर्शन को, ठीक है। एक बात करती है क्रेनियल की, इस ऊपर वाली खोपड़ी की, इसकी, ठीक है, एक इसकी बात करती है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड है वो क्रेनियल वाली है, और जो आगे फेस से रिलेटेड है वो फेशियल वाली है। तो 2 पार्ट में स्कल की जो हड्डियाँ वो डिवाइडेड हैं, और जान लेते हैं कैसे डिवाइडेड हैं। तो जो क्रेनियल बोन है, ये जो दिमाग, ये जो ऊपर खोपड़ी की बात हो रही है, यहाँ पे है 8, ठीक है। और जो फेशियल रीजन है यहाँ पे हैं 14 हड्डियाँ, ठीक है। और जो एक क्रेनियल बोन है जो 8 हैं टोटल नंबर में, फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। तो जो हमारी खोपड़ी है, देखो ना आपने अपने सिर पे हाथ लगा के देखो, काफ़ी हार्ड है ये, ठीक है। कवरिंग एंड क्रेनियम फॉर द ब्रेन, और ये क्या है, ब्रेन के लिए है, उसके प्रोटेक्शन के लिए इतना हार्ड होना। फेशियल रीजन के अंदर जो है वो फॉर्म द फ्रंट पार्ट, तो वो हमारे फेस का फ्रंट पार्ट, हमारे स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। ये होगी इनकी जनरल बात। अब एक एक बोन के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो स्पेशल स्कल बोन देख लेते हैं। तो स्पेशल स्कल बोन का नाम है हायोइड बोन, फिर ईयर बोन आ जाती है। पहले हम बात करते हैं हायोइड बोन के बारे में। तो ये जो बोन है, मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा, पर इसमें तो दिखाई दे नहीं रही है, वैसे ही समझो ये आपके सामने आपका स्कल का डायग्राम है। और यहाँ कहा गया है कि हायोइड बोन जो है एक सिंगल बोन है जो कि यू शेप की है, और प्रेजेंट है बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे। कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है हायोइड बोन। कैसी शेप की है, यू शेप की है, लेकिन ये स्कल में इंक्लूडेड नहीं है। ये स्पेशल स्कल बोन तो है लेकिन स्कल में इंक्लूडेड नहीं है, इसी वजह से यहाँ दिखाई भी नहीं दे रही है, ठीक है। अब आते बात कान के बारे में। तो ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। जो हमारे कान के भी 3 हिस्से होते हैं, तो बीच वाला मिडल वाला जो पोर्शन है उसमें 3 तरह की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं।
मेलस, इनकस, स्टेपीज, ये 3, मेलस, इनकस, स्टेपीज। तो कान में कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होगी हमारे? 3। और इन सबको कलेक्टिवली कहें तो कहते हैं हम ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। एक एक लाइन एक तरह से एक एक नंबर कैरी करती है। ओके, एंड द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो स्कल का रीजन है वो क्या करता है? सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रा है उसका सुपीरियर रीजन है। जैसे कि ये पूरी वर्टिब्रा है हमारी, ठीक है, ये पूरी वर्टिब्रा है, तो इसका स्कल जो पोर्शन है, ये स्कल है, तो ये क्या है? इसका सुपीरियर रीजन है। क्या है? सुपीरियर रीजन है, ठीक है, जो स्कल रीजन दैट इज सुपीरियर रीजन ऑफ अवर वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स, यानी कि डाइकोंडाइलिटिक स्कल, ठीक है। आगे बात करें अब स्पेशल स्कल बोन के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ये आ गया वर्टिब्रल कॉलम, ये रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे, ये रहा लास्ट कोकिक्स तक, जो हमारी कहते थे ना पहले हम ह्यूमन बींग्स की भी एक पूंछ थी, एक टेल थी, तो ये वही है जो कोकिक्स बोन है, ये टेल को रिप्रेजेंट करती है। टेल बोन भी इसको बोलते हैं आज भी। अभी क्या हो गया? निष्क्रिय हो गई है, तो ये यहाँ पे सिर्फ कोकिक्स ग्रुप में प्रेजेंट है, इसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, और यहाँ पे स्कल था, तो स्कल वाला काम हो गया, उसमें हमने 22 हड्डियाँ देख ली। अब यहाँ पे ये भी डिवाइडेड है 4 तरह से, देख लो। पहले आते हैं सर्वाइकल स्पाइन, ये इतनी वाली पोर्शन, जहाँ पे हम कहते हैं ना सर्वाइकल हो जाता है, किसी लोगों को गर्दन की जो प्रॉब्लम होती है हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो थोरैक्स, हमारे जो फेफड़े वाला लंग का जो पीछे वाला हिस्सा है वो होता है थोरैकिक स्पाइन, ये यहाँ तक होती है। उसके बाद फिर लंबर्स आ जाते हैं, कहते हैं ना इसके तो L3 या L4 में, L5 में दिक्कत है, यानी कि बैठने में दिक्कत होती है, बैक पेन है बहुत ज़्यादा, तो वो लंबर स्पाइन है। उसके जस्ट बाद सैक्रम है, तो फिर कोकिक्स है। अब ना कन्फ्यूजन होती है सैक्रम में और एक जो फेफड़े को जोड़ के रखती है, 12 इधर होते हैं, 12 पैर इधर होते हैं, बीच में स्टर्नम बोन होती है। क्या होती है? स्टर्नम। तो स्टर्नम तो फेफड़े की हड्डी में होती है और सैक्रम होती है हमारी वर्टिब्रा के एकदम लास्ट वाले पोर्शन में, कोकिक्स से जस्ट ऊपर, ठीक है। ये हमारी स्पाइन में प्रेजेंट होती है, याद रखना, भूलना नहीं है। तो अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो ये बनाती हैं फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स, जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं, एंड डोर्सली प्लेस्ड। डोर्सली मतलब फ्रंट से देखने पे नहीं दिखती, जैसे साइड व्यू देखते हैं हम, तब पता लगता है हमारी हड्डी है, और कुछ थोड़ी सी ऐसे शेप की है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, और जैसी स्कल जो खोपड़ी का बेस है वहाँ से बढ़ना शुरू होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, और लास्ट ट्रंक जो हमारी है टेल तक, वहाँ तक होती है। एंड ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन, और सारे वर्टिब्रा के सेंटर में क्या है? एक सेंट्रल होलो पोर्शन भी है, इसको न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। कि तो सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ ईच वर्टिब्रा आर कॉल्ड न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस, जिससे स्पाइनल कॉर्ड जो है पास करती है उस होलो स्पेस से। एंड फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इज आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। और पहली वर्टिब्रा को क्या है? वो पहली वर्टिब्रा एटलस है, जो कि क्या करती है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करती है। एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, और हमारी स्पाइनल कोड जो होलो पोर्शन से निकलती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एंड सपोर्ट करती है हमारे सिर को, हमारे हेड को। एंड सर्व्स एज अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड बैक मस्कुलेचर, और काम कैसा करती है कि जैसे वो हमारे फेफड़ा, जो हमारे फेफड़े की रिब्स हैं, फेफड़े की जो हड्डियाँ हैं, उनको हमारे पीछे की जो मस्कुलेचर है उससे कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसा इसका काम है। आगे चलें, अब है डिफ्रेंशिएशन, देख लेते हैं स्कल से स्टार्ट होके। तो सर्वाइकल की जो स्पाइंस हैं, सर्वाइकल की जो बोन्स हैं, वो है 7 टाइप्स की, ठीक है। एंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूड ह्यूमंस, सब में ये होती है। तो सर्वाइकल की कितनी हड्डियाँ हैं? 7। थोरैकिक की कितनी टोटल हड्डियाँ हैं? 12। लंबर होते हैं 5। और जैसे कि सर्वाइकल को 5-7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C1, C2, C3, C4 अप टू C7। ऐसे थोरैकिक के T1, T2, T3 अप टू T12। लंबर्स की L1, L2 अप टू L5। सैक्रम तो एक ही है, सैक्रल जो बोन एक ही है, वो भी फ्यूज्ड है, और जो कोकिक्स है वो भी क्या है? फ्यूज्ड है। ये दोनों क्या है? एक है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे स्टर्नम और रिब्स के बारे में, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, ये पीछे किसके साथ अटैच है? वही जो हमने अभी देखा है, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है, ताकि दोनों को आपस में क्या मिल सके?
इस ढांचे को क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्टर्नम एंड रिब्स के बारे में। ओके, अब स्टर्नम एक खुद क्या है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रली मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में है, मतलब ये यहाँ की बात हो रही है। तो ये थोरैक्स, ये रहा, ये है स्टर्नम जो बीच बीच है, बिल्कुल फ्लैट बोन है ये ऑन वर्टिब्रल, ऑन वेंट्रल मिडल लाइन या मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। तो थोरैक्स का जो मिड लाइन है, क्योंकि थोरैक्स हो गया कंप्लीट, ये तो इसकी जो मिड लाइन है, इसके वेंट्रल एक फ्लैट बोन ही क्या कहलाती है, स्टर्नम बोन कहलाती है। और रिब्स क्या है, अब रिब्स हैं ये 12 पेयर में, एक तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, फिर ऐसे ही दूसरा, फिर ऐसे ही ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे तो 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो 12 के पेयर में रिब्स प्रेजेंट हैं। एंड थिन फ्लैट बोन होती हैं एंड कनेक्टेड डोर्सली टू वेंट्रल कॉलम। जो वेंट्रल कॉलम है पीछे की तरफ, जो हमने पीछे पूरा पढ़ा है उस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सर्वाइकल थोरैकिक पोर्शन और ये सारा सब कुछ है, लंबर पोर्शन, तो उससे डोर्सली कनेक्ट है फ्लैट बोन। जो जो 12 बोन्स हैं पेयर में, किस कैसे अटैच हैं, डोर्सली अटैच है एंड वेंट्रली है स्टर्नम से। तो याद रखना है कि रिब्स जो हैं 12 पेयर में जो होती हैं, स्टर्नम से भी अटैच होती हैं और ये स्टर्नम से भी अटैच हैं, और ये इसके साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी अटैच हैं। अब देखो, स्टर्नम के साथ तो ये वेंट्रली अटैच है और डोर्सली अटैच है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ। अब बात करते हैं बाइसेफेलिक के बारे में। अब बाइसेफेलिक हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसिस ऑन इट्स डोर्सल एंड। अपने डोर्सल एंड पे 2 क्या है, आर्टिकुलेट सर्फेसिस के पास होती हैं। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ रिब्स है ना, इनके बारे में जानते हैं। ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, किसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रू रिब्स ऊपर वाली है, तो जो ये रिब्स के जो 12 पेयर हैं ये हैं ट्रू रिब्स में डिवाइडेड, फॉल्स रिब्स में और लास्ट फ्लोटिंग रिब्स। तो ठीक है, कितने से कितने ट्रू में आते हैं, तो 1 से लेकर 7 तक 1 to 7 पेयर्स कहलाते हैं ट्रू रिब्स एंड अटैच टू थोरैकिक वर्टिब्रे डोर्सली एंड स्टर्नम वेंट्रली विद हेल्प ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेजेस। और आपस में भी कैसे जुड़े हैं ये हाइलाइन कार्टिलेजेस, इन हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलाइन। और फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स या फिर वर्टेब्रोकोंड्रल फॉल्स रिब्स। ठीक है, एंड डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम। और ध्यान देना, फॉल्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच ही नहीं है किसके साथ, स्टर्नम बोन के साथ। एंड ज्वाइन किससे जुड़ी है ये, 8वीं 9वीं 10वीं जो पेयर ऑफ रिब्स हैं आज जुड़ी हैं 7th रिब्स के साथ विद द हेल्प ऑफ वही कार्टिलेज जो क्या था, हाइलाइन कार्टिलेजेस। ठीक है, एंड लास्ट बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की, वो है लास्ट 2, 11th एंड 12th आर फ्लोटिंग रिब्स नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, और ये वेंट्रली कनेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन बन सकता है कि वेंट्रली कनेक्टेड कौन सी नहीं है। सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं, ऐसे करके। ओके, एंड थोरैकिक वर्टिब्रे एंड रिब्स एंड स्टर्नम, इन सब को जोड़ दें तो रिब केज बनता है। तो रिब केज किस किस के मिलने से बनता है, तो थोरैकिक की वाली जितनी भी पीछे, मतलब थोरैकिक वर्टिब्रा जो पीछे का पोर्शन है, दिखाती हूँ एक बड़ा डायग्राम में, इसकी बात कर रहे हैं। अरे पेन आ जा भाई, इसकी पोर्शन कर रहे हैं कि एक तो थोरैकिक के मतलब वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरैकिक पोर्शन है इसको मिला दें, और जो रिब्स हैं 12 के 12 पेयर, ये 12 के 12 पेयर इनको मिला दें, और ये स्टर्नम बोन है जो इसको मिला दें। तो इन तीनों को मिलाने के बाद ही रिब केज, जो पिंजरा है, फेफड़े का जो पिंजरा है, ये तैयार होता है। ठीक है, ओके जी, ये हमने कर लिया है एक्सियल बोन के बारे में, जिसमें स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आ गई, रिब्स केज आ गई, स्टर्नम बोन आ गई। 22 बोन्स के बारे में हमने यहाँ जान लिया है टोटल जितनी थी। ओके, अब बात करते हैं, अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लिम्स पढ़ेंगे, अपने 4 लिम्स, हिंड लिम्स, हाथ और पैरों के बारे में, उनके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उनके बारे में, गिडल जॉइंट्स क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हिंड लिम्स क्या है, हमारे लेग में टोटल बोन्स कितनी है, फीमर बोन सबसे बड़ी बोन है। तो जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन बनते हैं
पेल्विक गिर्डल, ये सब हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना हो गया है इसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स से रिवाइज करें, मेरी वीडियो से रिवाइज करें, मेरी वीडियो के थ्रू और ज़्यादा छोटे क्रिस्प नोट्स अगर बनाने हैं तो वो बनाएं, लेकिन होलसेल मेन जो बात है वो है रिविजन करने की, अपने टॉपिक अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।